करना है VS को, ठीक है। सबसे पहले आपको यही डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मेरी आवाज धीरे आ रही है नहीं यार, ऑडियो इज नॉट दैट क्लियर। एक सेकंड। हेलो, एक सेकंड में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हेलो, आ रही है आवाज? चलिए देखिए, सबसे पहले आपको डाउनलोड जो करना है वो करना है VS, ठीक है। यहाँ से सिस्टम इंस्टॉलर आपको यूज करना है 64 बिट। आपका जो भी सिस्टम का बिट है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जैसे 64 बिट होगा हो सकता। इसको डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो ऐड टू पास या फिर 2-3 ऑप्शन और पूछेगा आपसे, सब पे टिक कर दीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद अपने विंडोज में सर्च करना है आपको VS को। एक सेकंड। यस सर। अब आ रही है क्लियर? अभी भी दिक्कत है यार साउंड में? नहीं सर, अभी ठीक है, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। सही है, अभी बहुत सही है, बहुत सही है। ठीक है, देखिए कहाँ थे भाई। VS कोड जब आप चलाएंगे अपने सिस्टम में, सबसे पहले क्या करना है, एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है आपके पास, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको इंस्टॉल करना है लाइव सर्वर, ठीक है। ऋत्विक के नाम से मिलेगा आपको, सबसे पहला वाला मिलेगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। कैसे पता चलेगा ये इंस्टॉल हुआ या नहीं? यहाँ पर सबसे नीचे कॉर्नर पर आपके पास लिख कर आएगा गो लाइव, ठीक है। ये एक तो ये काम करना है। दूसरा, कोई भी फाइल ओपन करेंगे आप, पहले एक ओपन फोल्डर करिएगा। यहाँ पर आपके पास ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आप चाहो तो एक नया फोल्डर बना लीजिए, यहाँ से न्यू फोल्डर का ऑप्शन दे रहा है आपके पास, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर अपने फोल्डर का नाम दे दीजिए, जैसे मैं HTML दे रहा हूँ, और इसको सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास एक ब्लैंक पेज ओपन होकर आएगा कुछ ऐसा। हो गया भाई सेटल? कर लो भाई, और कर लो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ करना क्या है, अभी कुछ HTML स्टार्ट नहीं किया मैंने। अब आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा कुछ ऐसा, न्यू फाइल का, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नाम पूछेगा आपकी फ़ाइल का। फ़ाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फ़िलहाल जो मैं रख रहा हूँ index.html, सिर्फ ये लिखना है आपको। तो आपके पास एक ब्लैंक पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है, ये वाला। अब स्टार्ट करने से पहले अब HTML को समझते हैं, ठीक है। अब HTML है क्या वो समझते हैं, आइए। वैसे किसी को पता है HTML है क्या एक्चुअली? फुल फॉर्म नहीं यार, एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है सर? वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है?
हेलो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ भाई क्लास चल रही है भाई, पता नहीं अभी तो टाइम लगेगा उसमें तो। हाँ उसमें तो टाइम लगेगा यार। पाइथन बेसिक तो आना ही चाहिए, पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप मशीन लर्निंग ये सब करो, फुल स्टैक करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। आज ही तो हुई है भाई, आज ही क्लास है। हाँ बताइए क्या बता रहे थे आप लोग? HTML क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। सर HTML ना हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए कॉपी समझते दिखनी चाहिए आपसे। हैं। HTML जैसा कि आपने कहा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बात सही है। क्यों यूज़ करते हैं? आप लोगों ने कहा कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, अब जितने भी वेबसाइट्स आप लोग देखते हैं या जितने भी वेब के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सब HTML को यूज़ करते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML का वो चल रहा है 5, जिसको हम बोलते हैं HTML5। आपको भी यही यूज़ करना है, पुराना वर्जन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पुराना वर्जन आप यूज़ करने जाएंगे उसमें जो नए वाले ऐड किए गए हैं टैग्स वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप HTML5 ही यूज़ करिएगा। बाकी वो इंस्टॉल वगैरह की कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है इसकी। बट बात करते हैं, हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो यही HTML है, दूसरा हमारे पास CSS है, और तीसरा हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, इन तीनों की क्या रिक्वायरमेंट है एक साथ ही समझ लेते हैं। अब किसी भी वेबसाइट का अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं ओनली HTML को यूज़ करूँगा। एक एग्जांपल समझते हैं इसको, छोटा सा एग्जांपल है। सपोज करिए मेरे पास एक कार है, ठीक है, कुछ एक मेरे पास कार है। अगर मैं बात करूं इस कार की, तो इस कार का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसी ये कार दिखेगी, वो होता है मेरा HTML, जो उसके हम बॉडी की बात करते हैं। इसमें कोई बता सकता है CSS क्या होगा? सर डिजाइनिंग, कार का कलर, स्टाइलिंग शीट। विंडो शीट, जो भी आप इसमें डिजाइनिंग मॉडिफिकेशंस कराते हो इसके अंदर, वो सब आपका CSS होता है। जावास्क्रिप्ट क्या होगा? इंजन। क्यों बोल रहे हैं हम इंजन उसको? भाई मेरे पास HTML और CSS से ये कार नहीं चल सकती, मुझे उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, और वो क्या है मेरे पास? मेरा इंजन जावास्क्रिप्ट। तो मेरे पास 3 चीज़ें हैं। अगर मुझे अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना है तो मैं ओनली HTML की बात करूँगा। अगर मैं उसमें डिज़ाइनिंग की बात करूँगा, जो कलरफुल आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट्स को, वो CSS से होता है। अगर मुझे उसी वेबसाइट को एक इंटरेक्टिव वेबसाइट भी बनाना है, थोड़ा सा वर्क करवाना है उससे, तो मैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करूँगा। और अगर आपको अपनी वेबसाइट या कोई वेब का सॉफ्टवेयर बनाना है जो पावरफुल हो, थोड़ा सा जो वर्किंग हो, आप काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स देखते हो ऑनलाइन, जैसे एग्जांपल के तौर पर IRCTC की वेबसाइट देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? टिकट बुक कर सकते हो। बट क्या HTML CSS जावास्क्रिप्ट से मैं टिकट बुक कर सकता हूँ? उसके पीछे और भी चीज़ें चल रही हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी मेरे पास तीसरी चीज़ आती है Django, मतलब मेरा बैकएंड, जिसकी Django में यहाँ पर हम पाइथन की बात कर रहे हैं। बाकी बैकएंड कुछ भी हो सकता है आपका, PHP भी हो सकता है, .NET भी हो सकता है, आप Node.js यूज़ कर सकते हो, React.js यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है सब। बट फिलहाल हम लोग अभी बात कर रहे हैं HTML। तो HTML हमारे पास अपने सिर्फ वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब हर किसी का डिज़ाइनिंग का तरीका या स्ट्रक्चर का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बट क्या यूज़ करना है हमें इसके लिए, क्या इसमें आएंगी चीज़ें? HTML ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप मुश्किल से 2-3 दिन में भी आराम से सीख जाओगे इसको। इसमें जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है टैग्स।
टैग्स। पूरा HTML टैग से भरा पड़ा है, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं आप? अगर आपको सपोज करो मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, एग्जांपल के तौर पर गूगल ही ओपन करता हूँ मैं, ये मेरा गूगल का पेज है। अगर मुझे इसकी कोडिंग भी पता करनी है कि भाई HTML में तो ये भी लिखा गया है, तो कैसे पता करेंगे? राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए, तो आपके पास यहाँ पर इसकी कोडिंग आपको दिखाई देगी। ये जितना भी आप सारा पार्ट देख रहे हैं सब लिखा हुआ है आपके पास। कुछ कहा क्या? ये सब। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जो गूगल लिखा हुआ है ये एक्चुअली में लिखा हुआ है? ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा कि ये गूगल लिखा गया है, ये नहीं लिखा गया। ये क्या है? एक इमेज है। ये कैसे पता चलेगा हमको? तो आप अगर इस कॉर्नर पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये एक एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करने के बाद इधर मूव करिए, जिस भी पार्ट की आपको कोडिंग देखनी है वो हाईलाइट होता रहेगा आपका पार्ट। अब जैसे मुझे इसकी कोडिंग देखनी है कि एक्चुअली में क्या है, मैं इस पर आया, ये हाईलाइट हुआ और क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देखिए साइड में आपके पास ये वाला पोर्शन ब्लू हो गया, हाईलाइट हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो IMG का कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर बात करेंगे क्या है ये। तो ये एक्चुअली में क्या है? ये एक इमेज है, ये लिखा हुआ नहीं है। आप यहाँ से अपनी चीज़ों को एडिट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर इसे हटा दूँ, हट गया, बट क्या ये चेंज डायनेमिक चेंज है? ये चेंज एक स्टैटिक चेंज है, ठीक है। आप दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि कैसा दिखेगा, कलरफुल वगैरह, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं आप डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास नीचे स्टाइल भी मिलेगी, सब सिखाऊंगा मैं धीरे धीरे, पर आपको कोड यहाँ से आप किसी भी वेबसाइट का देख सकते हो, किसी भी वेबसाइट का। किसी को डाउट फिलहाल? बताइए, नो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बात करते हैं ये टैग्स क्या है। कोई बताएगा टैग क्या है? HTML सिर्फ टैग्स है और कुछ नहीं है। आपको बस टैग याद रखने हैं, याद भी नहीं रखने, अपने आप ही आ जाएंगे प्रैक्टिस में। अब देखिए, टैग हमेशा स्टार्ट होते हैं इन वाले एंगुलर ब्रैकेट से, ठीक है, और क्लोज होते हैं कुछ इस तरीके से, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। आपको लिखने की जरूरत नहीं, अपना पाएगा सब कुछ। अब कौन कौन से टैग हमें चाहिए या कौन कौन से टैग आएंगे हमारे पास, तो अब सीधा कोडिंग पर चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा आउटपुट के बारे में। यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ पर शॉर्टकट है आपके पास एक Shift 1, आपको ये दबाना है Shift 1। आप जैसे ही एंटर करेंगे, इसको बोलते हैं एमिट एब्रिविएशन, ठीक है। तो आपके पास कुछ कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जितना भी पार्ट आप लोग ब्लू में लिखा हुआ देख रहे हैं वो सब आपके टैग्स हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जितने भी आप ब्लू में लिखा हुआ पार्ट देख रहे हैं सब आपके लिए HTML के टैग्स हैं, टैग का नाम है, ठीक है। जितना भी पार्ट आप येलो में देख रहे हैं वो सब उस टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मेरा नाम सपोज करो यहाँ पर मेटा है, अगर मेरा नाम मेटा है, सॉरी मैं अगर मेटा हूँ तो मेरा नाम यहाँ पर कैरसेट है, कुछ ऐसा। मेरी एट्रीब्यूट समझते हो ना, प्रॉपर्टीज़। किसी बताऊँ भाई प्रॉपर्टीज़ क्या? आपका नाम, आपके हाइट, वेट, एज, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ है, आपके एट्रीब्यूट्स हैं ये सब। इसी तरह हर टैग के अपने अपने कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। बात करते हैं एक एक लाइन से, जो हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ये आपको बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। आपने कहा हमारा डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है। दूसरा, HTML की लैंग्वेज कैसी है, EN लिखा हुआ है, इंग्लिश। EN का मतलब होता है यहाँ पर इंग्लिश। फिर उसके बाद एक तीसरा टैग है हेड के अंदर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं मेटा करके। एक सेकेंड, ये मेटा करके टैग्स जो लिखे हुए हैं ये सब क्या है? ये सब आपके पर्पस के नहीं है। ये कौन यूज़ करेगा फिर? किसी ने एक टर्म सुना है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
कौन लोग यूज़ करते हैं वो? सर्च सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल मार्केटिंग वाले सर, मार्केटिंग वाले, ठीक है, बिल्कुल। जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग होती है वो इन्हीं टैग्स को लेकर होती है, ठीक है। मैं इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। ये टाइटल क्या है? टाइटल एक टैग है। अब ये टाइटल के अंदर कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए, हर टैग का अपना एक ओपन टैग है और हर उसका अपना एक क्लोजिंग टैग है। अगर आप देखेंगे तो हेड का ओपन टैग है और हेड का क्लोजिंग टैग है। टाइटल का अपना एक ओपन टैग है, टाइटल का क्लोजिंग टैग भी है। बट कुछ टैग्स ऐसे भी होंगे जिनका सिर्फ ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। वो टैग आप कैसे पहचानेंगे आगे बताऊंगा मैं सब। फिलहाल ऐसे समझिए कि हर टैग का अपना एक क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट करके। ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये टाइटल में कहाँ दिखाई देगा मुझे? सबसे सर ऊपर इसका नाम सर, किसका नाम? टॉप सर, इसका सर नाम सर। आइए, अब ध्यान रखिएगा आपको ये रन कैसे करना है। जब आपने वो गो लाइव वाला सर्वर इंस्टॉल किया था एक्सटेंशन से, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव का, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको सर्वर देता है, लोकल होस्ट का सर्वर देता है आपको ये। और ब्राउज़र में आपके पास एक पेज ओपन होकर आएगा, कुछ ब्लैंक, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कहीं दिख रहा है? सर फाइल पे टैब का नाम, ठीक है। जो भी टैग का नाम होता है आपके टैब में जो दिख रहा है आपको, उसी को बोलते हैं आपका टाइटल का टैग। आप चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको होम कर दिया, कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ पर आया, रिफ्रेश हो गया अपने आप, और आपको होम भी दिखाई दे रहा। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग आता है बॉडी। ये बॉडी क्या है? अब आपको कुछ भी अगर वेबसाइट बनानी है तो वो इसी बॉडी टैग के अंदर करना है सारा काम, जो आपको इस पेज पर दिखाई देगी। यहाँ पर जो भी कुछ यहाँ पर आपको देखना है वो सब यहीं पर दिखाई देगा, और उसे देखने के लिए आपको इस बॉडी टैग के अंदर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। आप कुछ भी लिख देंगे अभी, ये एज इट इज आपको आउटपुट में दिखाई दे जाएगा, कुछ ऐसा। ये समझ में आया? किसी को डाउट हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को नहीं है? सर ये आप इसको रन कर रहे हो इस कोड को? जब आपने यहाँ पर गो लाइव का सर्वर इंस्टॉल किया था ना, यहाँ से जब आपने यहाँ से गो लाइव का सर्वर इंस्टॉल किया, ये वाला, सॉरी नॉट ये वाला, तो लाइव सर्वर, सॉरी लाइव सर्वर, ये वाला, तो आपके पास इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका HTML का पेज रन हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स आपने कहीं पे लिखे हुए हैं ये? भाई रिकॉर्डिंग है तो ठीक है भाई, सब रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ूँ? सर एक ग्रीन में क्या है? क्या? आप जैसे आपने बताया ना ब्लू टैग्स हैं हमारे, येलो एट्रीब्यूट्स हैं, तो बिल्कुल। ग्रीन क्या है? जो ग्रीन, उनकी प्रॉपर्टीज़, अच्छा ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको। जैसे मेटा टैग है, मेटा टैग के अंदर लिखा हुआ है कैर सेट। कैर सेट का मतलब होता है कैरेक्टर सेट। आपका कैरेक्टर, आपने वर्ड किसी ने अगर यूज़ किया होगा तो उसमें दिखाते हैं ना आपके कौन से कैरेक्टर्स आते हैं। UTF-8 करके भी आता है, बहुत सारे आपको कैरेक्टर सेट दिखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको HTML देता है वो आपको UTF-8 देता है। आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको एक भी लाइन चेंज नहीं करनी है। दूसरा, अगर आप देखेंगे HTTP इक्विवेलेंट, X लगा हुआ है, इसका मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म, कंपैटिबल है हर किसी के साथ। सबसे मिनिमम कौन सा वाला ये ब्राउज़र सपोर्ट करता है? एक्सप्लोरर, जो कि एज में आता है आज की डेट में, ठीक है। व्यू पोर्ट का मतलब होता है आपके डिवाइस की विड्थ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट भी दिखाई देगा। ये सब वही है, डिवाइस की विड्थ, ये सब आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब की। और कोई डाउट? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। टैग स्टार्ट करें। टैग समझ में आया ना कैसे स्टार्ट कर रहे हैं टैग को? एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ। आते हैं सबसे पहले टैग की तरफ। सबसे छोटा टैग है आपके पास H1, ठीक है। H1 आपके पास 6 होते हैं ऐसे, H1,
H2, H3, H4, H5 और एक H6। इसके 2-4 शॉर्टकट भी और बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको एक साथ ही इन सब में कुछ लिखना है, आप अलग अलग टाइप नहीं करना चाहते हैं, एक साथ ही लिखना चाहते हैं, तो अपने सिस्टम में ऑल्ट दबाइए, अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट दबाइए और क्लिक कर दीजिए कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको टाइप करना है, तो आपका कर्सर हर जगह पर ब्लिंक करने लगेगा। यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं आप, दिस इज़ माई हेडिंग टैग। ठीक है, आउटपुट आप देखकर ही समझ जाएंगे, आप देखकर ही समझ जाएंगे आउटपुट। ये है इसका आउटपुट। कुछ समझ में आ रहा है आउटपुट से क्या दे रहा है ये? ठीक है, H1 आपका सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा और H5 सबसे छोटा टैग होता है आपके पास। सिंपल। चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे टैग की। आपके पास एक टैग मिलता है P टैग। P टैग क्या है? पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एज अ पैराग्राफ की फॉर्मेट में दिखेगा आपको। सिंपल है। एक छोटा सा टैग और बताता हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ना मेरे पेज पर यहाँ पर एक लाइन खिंचकर आए, एक लाइन दिखाई दे, तो किसी को पता है टैग? हाँ, HR का यहाँ पर मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूट। ये क्या करता है, जहाँ पर भी आप लगाएंगे उस जगह पर एक लाइन खींच देगा आपके लिए, सेपरेशन के लिए, कुछ ऐसा। ठीक है, और देखिए। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में थोड़ी सी। अगर मैं एक और पैराग्राफ टैग बनाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ, लाइक लॉरेम ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लॉरेम 30। कुछ ऐसा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया और अपने कंटेंट को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या सेम वैसा ही वहाँ पर भी दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? एज अ पैराग्राफ कुछ ऐसे ही। देख रहे हो, जैसा आपने वहाँ लिखा था वैसा नहीं दिखाई दिया आपको। जैसा P टैग देता है आउटपुट वैसा ही मिलेगा। बट अगर आप चाहते ही हैं ऐसा कि जैसा मैं HTML में लिखूं वैसा का वैसा ही मुझे वहाँ पर भी दिखाई दे अपने आउटपुट में, तब आप P टैग यूज़ नहीं करेंगे, तब आप यूज़ करते हैं प्री टैग। प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टैग। अब जैसा आप इसके अंदर लिख देंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसी को कॉपी करके सेम यहाँ पर एज इट इज़ ऐसा ही लिख रहा हूँ, तो जैसा आपने यहाँ लिखा है सेम आउटपुट आपको वहाँ पर भी दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ पर स्पेस लगाए थे आपने सेम वैसा ही दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? टैग आपको याद नहीं रखने हैं, बस जो यूज़ करना है लगाते रहिए, सब आसान है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट टैग आपके पास मिलता है। अच्छा, एक होता है BR टैग, सुना है किसी ने? ब्रेक। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर BR का टैग लगा देता हूँ तो आधी लाइन मेरी ऊपर आएगी और आधी लाइन मेरी नीचे आएगी, कुछ ऐसा। ठीक है, ये देखो यहाँ से ब्रेक हो गया, ये नीचे चला गया आपके पास, तो ये BR का टैग होता है। ये आउटडेटेड है, आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टैग, A टैग। किसने सुना है? क्या होता है? एंकर टैग। अब देखिए, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स एक्सप्लोर किए होंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं किसी का विकिपीडिया ओपन करता हूँ, लाइक ताजमहल का विकिपीडिया ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप ये जो ब्लू में देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब लिंक्स हैं। आप इन पे क्लिक करेंगे, आपको कहीं ना कहीं लेकर चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये कहीं और ले गया मुझे। तो ये बनते कैसे हैं? इनको बोला जाता है एंकर टैग और लिखा जाता है A टैग। यहाँ पर जो हमने लिखा है href,
href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। इसके अंदर वो लिंक लिखते हैं आप लोग, जैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा ताजमहल। ये ताजमहल पर मैंने लिखा कहाँ? अपने क्लोजिंग ओपन टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में। इसका मतलब है कि अगर मैं ताजमहल पर क्लिक करूँगा तब ये मुझे कहाँ लेकर जाना चाहिए। तो वो लिंक मैंने कोई लिंक कॉपी किया और href के अंदर लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल S किया आपने। यहाँ पर आएंगे आप, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको ताजमहल दिखाई दे रहा होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप ताजमहल की वेबसाइट पर चले जाएंगे। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसके लिए, खासकर आपने बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी देखी होंगी, जैसे एक बहुत फेमस वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, शायद इसमें दिख जाए आपको। ये भी लिंक्स है, सबसे आसान है इस वेबसाइट को कॉपी करना, इसीलिए आप देखेंगे नेट पर जाकर तो इसके आपको बहुत सारे कॉपीज़ दिखाई देंगे, क्योंकि सबसे ईजी है ये बनाना। बट हम कुछ और बनाएंगे, ये सब नहीं बना रहे हम। बट एक चीज़ देखते हैं कि ये लिंक है मेरे पास। मैं अगर इस लिंक पर क्लिक करूं अगर, तो इसने मुझे न्यू पेज ओपन करके दिया, पर न्यू टैब के साथ। ये कैसे हुआ? जबकि हमने जब ताजमहल पर क्लिक किया था तो मेरा इसी पेज पर ओपन हो रहा था। हाँ बताइए। टारगेट ब्लैंक का एट्रीब्यूट यूज होता है। बिल्कुल। तब इसमें आपके पास एंकर टैग में, अच्छा आप अगर यहाँ से भी चेक करना चाहते हैं कि हो कैसे रहा है, राइट क्लिक करिए इसके ऊपर, इंस्पेक्ट करिए इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप ए टैग है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखी होगी टारगेट, देख रहे हो, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, कुछ ऐसा। ये एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है। कैसे लिखेंगे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, कंट्रोल S। अपने पेज पर आइए, रिफ्रेश करिए, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, इसको भी क्लोज करिए। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास दोनों पेज हैं, ये भी है और ये भी है। समझ रहे हो? अच्छा, अगर मैं टारगेट, अब आप मुझे खुद ही बताइएगा कि डिफरेंस क्या था दोनों चीज़ों में। अभी मैंने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक करके। अगर मैं ये अंडरस्कोर हटा दूँ और ओनली ब्लैंक लिखूँ तो क्या होगा? देखिए, इसको क्लोज कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, अभी भी ओपन हुआ हमारे पास। अब ये काम आप लोगों का है, आप लोगों को क्या करना है, 2-3 बनाने हैं, 2-3-4 बनाने हैं। मैं दिखा देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक और लिंक बनाता हूँ मैं, सेम ताजमहल का ही लिंक बना रहा हूँ मैं। कंट्रोल S किया मैंने, क्लोज कर रहा हूँ मैं इसको, या फिर किसी और का लिंक लेते हैं, रेड फोर्ट का लिंक ले लेते हैं। डिफरेंस देखिएगा आप लोग, अब देखिए मेरे पास 2 लिंक है, एक ताजमहल और एक इसमें एक BR का टैग डाल देते हैं ताकि अलग अलग दिखाई दे हमको। ओके, अभी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा टारगेट हमने ब्लैंक रखा हुआ है। अब अगर मैं ताजमहल पर क्लिक करूं तो मेरे पास एक न्यू टैब ओपन हुआ। ठीक है, वापस अपने पेज पर आया और मैं फिर से रेड फोर्ट पर क्लिक किया। कुछ समझ में आया हुआ क्या? न्यू टैब तो ओपन हुआ, पर जो अपडेटेड वाला कंटेंट था वो उसी पर अपडेट हो गया। बट अगर मैंने यहाँ पर अगर टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक किया होता, इसको क्लोज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, न्यू टैब ओपन हुआ, फिर से क्लिक कर रहा हूँ, फिर से एक न्यू टैब ओपन हुआ। समझ में आ रहा है डिफरेंस ब्लैंक और उसमें? तो आप कभी किसी वेबसाइट पर जाएं और ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए तुरंत कि इन्होंने टारगेट कुछ करके यूज़ किया हुआ है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। किसी को नहीं है? चलिए देखिए, HTML आपको बोर करेगा, मैं लिख के देता हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा उसके इसमें। इसको कोई तरीका नहीं है इंटरेस्टिंग बनाने का जब तक आप जावास्क्रिप्ट और CSS पे नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए टैग पढ़ लो, इंपॉर्टेंट, बाकी टैग आसान है।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टैग आपके पास आता है वो आता है IMG का टैग। IMG का मतलब है इमेज, ठीक है। IMG जैसे ही मैंने लिखा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं आया। अब किसका क्लोजिंग टैग होगा और किसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा हम लोग, कोई बता सकता है? कोई भी अगर दिखाई दे रहा हो डिफरेंस दिखाता हूं मैं। अगर मैं A टैग लिखूं तो ऑटोमेटिकली उसका क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों आ जाता है, बट IMG जब मैंने लिखा तो उसका ना तो उसका क्लोजिंग नहीं आया, सिंपल। अब क्यों नहीं आया थोड़ा समझते हैं। जब भी आपको किसी टैग के ओपन टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ लिखना है तो उसका आपके पास टैग मिलेगा ही मिलेगा क्लोजिंग का। बट अगर किसी ओपन टैग के बाद आपको कुछ नहीं लिखना है तब आपको उसका क्लोजिंग टैग नहीं मिलेगा। बट आप अगर उसको क्लोज करना चाहते हो तो आप उसको क्लोज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसको बोला जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो आप जो मेटा का टैग देख रहे थे, आप ऊपर दिखाता हूँ मैं, आप अगर मेटा का टैग देखेंगे तो मुझे इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना था, इसीलिए इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं था। अच्छा, एक और चीज़, HTML कभी भी आपको एरर नहीं देता, ये पता है ना। आपका स्ट्रक्चर गलत हो सकता है बट आपको एरर नहीं आएगी। आप बनाना कहीं और चाहते थे, बन कहीं और रहा है, वो मिस्टेक है, बट एरर नहीं आएगी। बनेगा जरूर, हो कहीं ना कहीं बनेगा बट एरर नहीं आएगी आपके पास। ये बात समझ में आ रही है? ओके, आइए इसको देखते हैं IMG के टैग को। तो मैं क्या करता हूँ, एक इमेज रख देता हूँ यहाँ पर मुझे एक इमेज चाहिए होगी। अब देखिए, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास इमेज और मेरी HTML की फाइल दोनों ही एक ही जगह पर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपनी इमेज का नाम रख सकता हूँ, बट हो सकता है कि आपकी फाइल इमेज की किसी और लोकेशन पर हो और आपकी HTML की फाइल किसी और लोकेशन पर हो, तो आपको पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? आपने सिर्फ नाम रखा index.jpg। अब ये alt क्या है, ALT क्या है, कोई बता सकता है क्या मतलब है? सर जो हमारी पिक्चर दिखेगी नहीं तो उसका पता चल जाएगा, वहाँ लिखा आ जाएगा। इसको बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट। इसका मतलब है कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं हुई तो क्या दिखाई देना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट, या फिर NA करके लिख देता हूँ कुछ NA। अगर आप अपने पेज पर जाएंगे, आउटपुट पेज पर रिफ्रेश करेंगे, नीचे आएंगे तो आपके पास वो इमेज दिखाई दे रही है। अच्छा, कोई बता सकता है किसी इमेज के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? सर हाइट, ब्रेथ, साइज को हम यहाँ पर बोलते हैं हाइट और विड्थ। तो कैसे लिखेंगे आप? विड्थ आपने कहा 100, हाइट आपने कहा 200, जो भी आप रखना चाहते हैं, पिक्सल्स में ही रहता है बाय डिफॉल्ट। तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। हाइट विड्थ कम हो गए। समझ रहे हो किसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं? ये क्लियर हुआ? ओके, आइए अब देखिए, अगर किसी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे इस रेड फोर्ट को या फिर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर बोल्ड करना है उसको, तो आपको एक टैग मिलता है स्ट्रॉन्ग करके। अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ बोल्ड होकर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टैग्स हैं। यहाँ पर एक टैग और था स्ट्राइक करके। स्ट्राइक का मतलब पता है किसी को?
चलिए मैं यूज़ करता हूँ, दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे क्या करता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट ऐसी देखी होंगी, या फिर आप कभी शॉपिंग करने गए होंगे फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो कुछ प्राइस लिखा रहता है और फिर प्राइस के नीचे एक दूसरा प्राइस भी लिखा रहता है और ऊपर वाला प्राइस पे लाइन खिंची होती है, उसी को बोला जाता है स्ट्राइक, कुछ ऐसा। देख रहे हो वो लाइन? तो वो लाइन ऐसे दिखाई देती है आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, अभी जो आप टैग सीख रहे हैं ये बेसिक टैग्स हैं, इनमें इतना कुछ है नहीं। आइए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग और पढ़ते हैं जो आपको यूज़ में आएगा। हटा दो इन सबको। अब समझते हैं कि किसी वेबसाइट को स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है। तब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग आता है, अभी तो बहुत सारे आ चुके हैं बट ये काफ़ी अच्छा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए सरकारी रिजल्ट की बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप इस वेबसाइट को देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ बस मैं। सर डिव मतलब ब्लॉक्स। आपको ये छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये या फिर ये ऊपर के, ये सब डिव्स है। डिव का मतलब क्या होता है? डिव का मतलब होता है डिवीज़न। ठीक है, कैसे बनाएंगे? डिव बनाया आपने, अब इसके अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हैं, दिस इज माई डिव 1, मैं 2-3 डिव और बना देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए। डिव 2, डिव 3, डिव 4, कंट्रोल एस। तो ये आपको दिखाई तो नॉर्मली दे रहा होगा, तो कैसे पता चलेगा ये डिव है या नहीं है? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जब तक आप डिव के साथ कोई स्पेसिफिक CSS नहीं लगाते हैं तब तक ये आपको नॉर्मली टेक्स्ट की तरह ही दिखाई देगा। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि हमने बस लिख दिया है, समझ रहे हो? दूसरी चीज़, क्या हम किसी टैग के अंदर कोई दूसरा टैग भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो कर सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मेरा डिव टैग था, इसी डिव टैग के अंदर अगर मैं h1 नाम का टैग यूज़ करना चाहता हूं तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं। हो सकता है इस वाले टैग के अंदर आप p टैग यूज़ कर रहे हो, तो आप ये भी कर सकते हैं कुछ ऐसा। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आपको कभी एरर नहीं मिलेगी इसके अंदर, आप जैसा बनाएंगे वैसा आपको दिखता रहेगा। ये समझ में आया? इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। HTML ज़्यादा दिन का खेल नहीं है, खेल तो आपका जंगों में होगा। ठीक है, अभी तो आसान आसान लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा। किसी को डाउट हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। टैग मैं आपको छोटे छोटे बताऊंगा। चलिए, हाँ बताइए। जैसे हमारे पास P टैग है, हाँ, P या प्री? P हाँ पैराग्राफ है, हाँ, और एक हमारे पास होता है स्पैन टैग। स्पैन टैग, अंतर क्या है? आइए अब देखिए, अगर मैं एक और P टैग बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखता हूँ या फिर मैं लॉरेम पॉसम करके कुछ लिख देता हूँ, तो ये आपको कुछ ऐसा आउटपुट देगा एज अ पैराग्राफ की फॉर्मेट में। ठीक है, अगर मैंने बीच में कहीं पर P टैग लगा दिया होता तो कुछ ऐसा, मतलब सिर्फ मैं इस एक वर्ड के लिए P टैग लगा, ध्यान समझना, तो ये कुछ ऐसा हो जाता, अलग चला गया, गैप कर दिया और एक P टैग बनाकर उसने दे दिया। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, और स्टिल इसी टैग के ऊपर, सिर्फ इस एक वर्ड के ऊपर ये जो लिखा हुआ है, इसी के ऊपर सिर्फ एक पर्टिकुलर CSS भी लगाना चाहता था मैं। तब हम प्री पी ये सब टैग यूज़ नहीं करेंगे, तब हम एक छोटा सा टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्पैन। स्पैन टैग क्या करता है? बेसिकली जैसा टैग आपने लिखा, जैसा कंटेंट आपने लिखा है, ये उसको एज इट इज छोड़ देगा, और आपको अगर कोई CSS लगानी है तो आप पर्टिकुलर इस पर CSS लगा सकते हैं, तो आपको आउटपुट नॉर्मली दिखाई देगा। बट स्टिल आपने एक टैग बीच में ऐड किया हुआ है। समझ रहे हो डिफरेंस? क्यों भाई साहब? हेलो, ओके, आइए नेक्स्ट टैग देखते हैं, एक छोटा सा और।
अभी div टैग बहुत बड़ा है, अभी तो मैंने छोटा सा ही बताया है, जब आप CSS पे जाएंगे तब आएगा समझ में। UL टैग सुना है किसी ने? अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें आप UL टैग के अंदर आप लिस्ट बनाते हैं। आपने वो देखे होंगे बुलेट्स आते हैं, डॉट डॉट, यहीं से आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कार, बस, बाइक। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो बुलेट्स आते हैं आपके पास, ये बुलेट्स इसी UL टैग की हेल्प से आते हैं। इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसी में सेम एक और होता है, बिल्कुल, OL टैग, और इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें भी आपके पास सेम li के टैग यूज़ करते हैं आप, बट अभी अगर आप इसको आउटपुट देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा 1 2 3 के फॉर्मेट में। बट आपने बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी देखी होंगी जिसमें रोमन नंबर्स भी लिखे होते हैं या फिर ABC भी लिखे होते हैं। तो कुछ नहीं करना, UL टैग के अंदर OL टैग के अंदर आपके पास एट्रीब्यूट्स भी मिलते हैं। एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। आपने कहा टाइप कैसे रहेगा? अल्फ़ाबेटिकली, आप स्मॉल a कैपिटल a जो भी आप लिखना चाहते हैं। स्टार्ट भी एक एट्रीब्यूट मिलता है आपको। स्टार्ट का यहाँ पर मीनिंग है जैसे a कौन से नंबर पर होगा, 1 पर। अगर आप कह रहे हैं 4 बट आपने लिखा a है, तो आपका जो OL का टैग है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? जो भी 4th नंबर पर होगा, कुछ ऐसा। समझ रहे हो डिफरेंस? समझ में आ रहा है? मैंने टाइप A लिखा है, वो अल्फ़ाबेटिकली लेगा ABCD, पर आपने स्टार्ट लिखा है 4 के कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे। अगर आपने रोमन नंबर करना होता तो आप कैपिटल I लिखेंगे या फिर कैपिटल 2, जो 2 बार लिख सकते हैं आप, तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। आप स्मॉल a लिखना चाहते हैं तो स्मॉल a भी आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर अगर आप स्मॉल a कर देते हैं तो स्मॉल a हो जाएगा आपके पास। ईजी है, समझ में आया? कोई डाउट इसमें? इन सब में क्या ही डाउट होगा आप लोगों के लिए? चलो अच्छी बात है, अभी तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है टेबल। टेबल का टैग। टेबल के टैग में क्या होगा? टेबल आपने देखी होगी, कुछ ऐसे बनती है ना, रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में। तो टेबल के अंदर हम हमेशा बनाते हैं TR, जिसको बोला जाता है टेबल रो। इसके अंदर आपके पास बनता है, एक सेकेंड, TR के अंदर आपको वैसे तो बहुत सारे टैग मिलेंगे, बट पहला फिलहाल है TH। TH का मतलब, TH का मतलब टेबल हेडिंग, नेम, एज, क्लास। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि TR के अंदर ही मैंने TH को लगाया है। अगर मुझे दूसरी रो बनानी है तो फिर मैं इसके बाद बनाऊंगा। तो अब आप इसके अंदर क्या यूज करेंगे? TD। TD मतलब कोई बता सकता है? टेबल डेटा। ठीक है, इसके अंदर आपने सपोज करो कोई नाम लिख दिया सोनू, और उसकी एज लिख दिया आपने सपोज करो 45, या फिर आपने कुछ क्लास लिखा है उसका D ग्रेड। ठीक है, आप इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, बट स्टिल क्या ये आपको टेबल लग रहा है? तो टेबल में आपके पास एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर आपने सपोज करो 3 4 जितना भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी भी अगर इसकी बात करूँ टेबल की, तो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है मुझे। अगर मुझे मेरे डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंग करना है इसको, तो क्या यूज़ करेंगे बता सकता है? मेरे पास ये जो टेबल बन रहा है ये बहुत छोटा सा है, मुझे इसको पूरे स्क्रीन पे करना है, क्या यूज़ करूँ?
साइज में क्या? 100%। विड्थ, ठीक है, विड्थ 100%। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये आया समझ में? इसमें किसी को डाउट? ये सब आपको मेहनत नहीं करनी है, टेंशन मत लो, इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको कुछ भी करने के लिए, ये सब सिर्फ आपके समझने के लिए है। और देखिए अब थोड़े से टैग हम W3 स्कूल से उठाते हैं जो रह जाएंगे। इसमें से अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो सारे टैग मत पढ़िएगा, आप टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो। पहले बता रहा हूँ, सिर्फ वो पढ़िए जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब आप यूज़ भी नहीं करने वाले। एक इसमें है, एक अच्छा सा दिखाना चाह रहा था मैं, आई फ्रेम दिख रहा है किसी को कहीं लिखा हुआ? आई फ्रेम, आई फ्रेम, ठीक है। अब ये एक आई फ्रेम टैग है, ये क्या करता है? आपने ऐसी भी वेबसाइट देखी होंगी जिनके उनकी अपनी साइट पर एक छोटे से पोर्शन में एक दूसरी वेबसाइट चल रही होती है या फिर कोई वीडियो चल रही होती है, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। तो वो इसी टैग से बनाया जाता है। जैसे इसी को देख लो, इसी की वेबसाइट पर इसी के अंदर एक दूसरी वेबसाइट भी चल रही है, आप इसको चला भी सकते हो, ऐसा नहीं है, ये वर्क करेगी आपकी, ठीक है। ये कैसे बनता है? तो आपके पास एक आई फ्रेम नाम का टैग मिलता है। ये क्या करता है? ये आपको एक, देखो मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या करता है? आपके पास एक पोर्शन दे देता है जिसके अंदर आप किसी भी वेबसाइट का लिंक चला सकते हैं, या वीडियो चलाना चाहते हैं वीडियो चला सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ ऐसा। हमारे पास कैन नॉट आ रहा है क्योंकि हमारे पास लिंक नहीं है। मैं इसका लिंक ले लेता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। और ये सोर्स के अंदर लिखना है, ध्यान रखिएगा। SRC का मतलब यहाँ पर सोर्स होता है, Ctrl+S। तो यहाँ पर आपके पास वो वेबसाइट भी चल जाएगी, पीछे आपकी वेबसाइट है, उतने एक छोटे से पोर्शन में आप एक दूसरी वेबसाइट, एक दूसरी वीडियो अगर प्ले करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ये समझ में आया? और जो इसमें टैग्स हैं, ये लिंक वगैरह अभी नहीं बता रहा हूँ, CSS आएगा तब बताऊँगा। टेबल वही है, बाकी इतने ऑडियो वीडियो के जो टैग्स है इन्हीं के नाम से टैग मिलेंगे आपको अगर आप यूज़ करना चाहते हो। हाँ सर, जैसे साइट में ऐड आते रहते हैं, ऐड आते हैं, हाँ चलो, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा तो अच्छा है, बट मैं सोच रहा जावास्क्रिप्ट में बताता। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जिन पे ऐड चलते हैं। ऐड बनते कैसे हैं? किसी ने सोचा है कभी? एग्जाम्पल देता हूँ, समझो। जैसे अभी अगर मैं एप्टॉन की वेबसाइट चलाऊँ अगर यहाँ पर, ठीक है, तो होगा क्या, साइड में मेरे पास बहुत सारे वो आ जाएंगे एड्स अलग अलग लोगों के, या गूगल एड्स जो आप देखते हो। वो टैग आते कहाँ से हैं, या सॉरी वो ऐड आते कहाँ से हैं? वो कुछ नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट है। आपकी वेबसाइट के अंदर अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी दूसरी ऐड चलानी है तो वो आपको जावास्क्रिप्ट का एक कोड देते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड देते हैं, कोड को कॉपी करो, अपनी वेबसाइट के अंदर लगाओ, आपकी वेबसाइट पर वो ऐड चलने लगेगा और उसी का पैसा मिलता है। ऐड से ही पैसा मिलता है, आपके वेबसाइट से पैसा नहीं मिलता भाई साहब, ठीक है। पैसा ऐड का है, किसी चीज़ का पैसा नहीं है। अच्छा एक और चीज़, अगर आपको यूट्यूब की वीडियो लगानी है तो कभी सर्च किया यूट्यूब की वीडियो कैसे लगा सकते हैं हम अपनी वेबसाइट में? आई फ्रेम से लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, बट स्टिल वीडियो टैग से लगा सकते हो बिल्कुल। सबसे आसान तरीका क्या है, देखो दिखाता हूँ। यूट्यूब ओपन करते हैं, दिखाता हूँ कितना आसान है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, मेरा लॉगिन होगा तो पता नहीं।
चलो भाई क्या देखा जाए, भाई साहब क्या देखा जाए। चलो इसकी बात करते हैं। अब देखो जैसे मेरे पास एक वीडियो है, थोड़ा सा मैं म्यूट कर रहा हूँ इसको। ये मेरे पास एक वीडियो है, अगर मुझे इस वीडियो को लगाना है तो मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ, बट कैसे? राइट क्लिक करिए इसके ऊपर, यहाँ पर आपको मिलेगा कॉपी एम्बेड कोड, कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको। जस्ट क्लिक करिए, कॉपी करिए, आपके पास वही आई फ्रेम वाला कोड कॉपी हो जाएगा, सेम आई फ्रेम का टैग होगा इसके अंदर। अब दिखाता हूँ वहाँ पर चलाकर, इसको हटा देता हूँ। आई फ्रेम का टैग फिर से आया, यूट्यूब का लिंक आया आपकी वीडियो का जो भी आपने कॉपी किया है, कंट्रोल-S किया हमने, अपनी वेबसाइट पर आते हैं, ये हमारे पास चलने लगा। आप इसके हाइट विड्थ को सेट कर सकते हो, यहाँ पर लिखा होगा ये लिखा विड्थ लिखा हुआ है, हाइट और विड्थ आप दोनों चेंज कर सकते हो। 200 करना चाहते हो 200 कर लो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये प्ले भी होगी, ऐसा नहीं ये प्ले नहीं होगी, ठीक है, ये प्ले भी होगी। तो आप अपनी वेबसाइट पर अगर बना रहे हो कोई और यूट्यूब के वीडियो चलाना चाहते हो तो डायरेक्टली कॉपी करके चलाओ, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया इतना? किसी को डाउट हो तो बताइए। बोर हो गए मुझे पता है भाई, कोई बात, हो जाओ, 1-2 दिन की बात है। ज़ैंगो में बोर नहीं होगा क्योंकि उसमें दिमाग चलेगा और फिर लगाओगे। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। HTML में बहुत बेसिक है ये सब दोबारा रिवाइज भी होगा जब हम लोग ज़ैंगो पढ़ेंगे, सब दोबारा आएगा ये। बट स्टिल आप टैग के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो टैग के बारे में आप ऐसे ही पढ़िए, यूज़ करिए अलग अलग टैग, एक से ज़्यादा बार यूज़ करके देखिए। अभी CSS जब आएगा तो इसमें इंक्लूड करके देखेंगे कि CSS से क्या होता है हमारे पास, क्योंकि सिर्फ HTML और CSS से आप एक स्टैटिक वेबसाइट ही बना सकते हैं और कुछ नहीं। और किसी को डाउट नहीं है? बहुत है इतना, बहुत है, और आगे बढ़ाऊँ? यस सर ठीक है। सफिशिएंट है इतना? बहुत है इतना भाई, बोर हो जाओगे इससे ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, चलिए मैं भी